हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और उस रिड्यूस सिलेबस में कक्षा 12 का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कटने के बाद यानी सिलेबस रिड्यूस होने के बाद क्या क्या हमको पढ़ना है वो चीजें मैं अपनी पिछले वीडियो पे बता चुका हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया हुआ। तो बच्चों, देर न करते हुए आइए हम लोग सीधे चलते हैं आज की क्लास पे और देखते हैं कि अंडाशय की आंतरिक संरचना क्या है। आइए बच्चों, प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर क्या होता है कि त्रिस्तरीय आवरण होता है। ठीक है, प्रत्येक जो अंडाशय होते हैं, हम बच्चों ये बात बता दें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंडाशय पढ़ रहे हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर त्रिस्तरीय आवरण होता है। ठीक है, यानी पहला बात देखिए, इसमें सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, उदयावरण। क्या बोलते हैं बच्चों, सबसे बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं उदयावरण। फिर इसके जो मध्य में होती है, मध्य में घनाकार कोशिकाओं का एक स्तरीय जननिक उपकला होती है। स्तरीय जननिक उपकला को क्या हम लोग बोलते हैं कि जर्मिनल इपिथेलियम, इसको बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, मध्य में घनाकार जो कोशिकाओं का एक स्तर होता है वो जर्मिनल इपिथेलियम का बना होता है, यानी इसे हिंदी में हम लोग जननिक उपकला कहते हैं। जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, ये होता है आपका आंतरिक भाग, यानी कि इंटरनल। इन तीनों के बीच में, यानी कि जो मान लीजिए ये 3 उंगलियां हैं, ठीक है, ये बाह हो गया, ये मध्य हो गया, ये आंतरिक। इन तीनों में जो सबसे अंदर होती है आंतरिक भाग जो होता है सघन संयोजी ऊतक का बना होता है, यानी इसको ट्यूनिका एल्बोजिनिया का एक स्तर होता है जिससे है आंतरिक भाग बना होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है कि हम लोग आगे बढ़े तो ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हिंदी में बोला जाता है ग्राफिक पुटक का परिपक्वन एवं अंडोत्सर्जन, ये सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों अंडाशय की आंतरिक संरचना के अंतर्गत ही। ठीक है, आपके सिलेबस में रिड्यूस करके दे दिया गया है कि अंडाशय की आंतरिक संरचना पढ़ना है। दरअसल ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में करके पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है ये होता है कि ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, यानी कि ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन अंडोत्सर्जन क्या होता है, जब शिशु का जन्म होता है, जन्म के समय शिशु के स्ट्रोमा में, ठीक है, जन्म के समय शिशु के स्ट्रोमा में 2 लाख से लेकर 20 लाख तक अंडाणु जनन होता है। क्या होता है बच्चों कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है उस समय उसके स्ट्रोमा में 2 लाख से लेकर 20 लाख तक अंडाणु जनन होता है। तो बच्चों, जन्म के समय शिशु के स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख तक अंडाणु जनन होते हैं। फिर क्या होता है कि प्रत्येक जो अंडाणुजन से एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक जो स्ट्रोमा होंगे, ठीक है, उससे बारी बारी से एक एक अंडे का निर्माण होता है। परंतु शिशु के पैदा होने से पहले यह कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होंगे। जब तक बच्चे का बर्थ नहीं होगा, जब तक बेबी का जन्म नहीं होगा, तब तक ये जो स्ट्रोमा वाली कंडीशन है या अंडाणु जनन है वह कैसे रहते हैं बच्चों, वो अक्रिय अवस्था में रहते हैं, यानी इनएक्टिव फेज में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अक्रिय अंडाणु जनन को मार्गरोधक क्या बोलते हैं, एरिस्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्रिय अंडाणु जनन को मार्गरोधक एरिस्टा भी कहते हैं। ठीक, कुछ अंडाणुजन वृद्धि करके प्राथमिक अंड कोशिकाओं में बदल जाते हैं। देखिए, अंडाणुजन वृद्धि करके प्राथमिक कोशिकाओं में बदल जाते हैं। ठीक है, शेष सभी, आगे देखिएगा, शेष सभी अंड कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों, समाप्त हो जाती हैं। शेष सभी अंड कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं और प्राथमिक अंड कोशिका अंड जनन के विभिन्न चरणों से होकर अंडाणु का निर्माण करती है। क्या करती है, प्राथमिक अंड कोशिका अंड जनन के विभिन्न चरणों से होती हुई क्या करेगी, अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, और इसी स्टेज में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो पहली हेडिंग होने वाली बच्चों वो होने वाली है प्राथमिक पुटिका के निर्माण, जिसको कि हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रारंभिक पुटिका का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स इसको बोलते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक पुटिका का निर्माण। ये सारी चीजें जो है आपकी अंडाशय के आंतरिक संरचना के अंतर्गत ही आएंगी जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए देखें, अंडाणु जन में अनेक विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है बच्चों कि जो अंडाणुजन होते हैं उसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अंडाणुजन में अनेक विभाजन के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट है एक कोशिका का समूह बन जाता है। जब क्या होता है बच्चों कि अंडाणुजन में अनेक विभाजन होते हैं यानी मेनी टाइम्स डिवीजन होंगे, तो क्या होते हैं कि उनके फलस्वरूप यानी उनका जो रिजल्टेंट होगा एक कोशिका का समूह बन जाता है। क्या बनेगा? एक कोशिका का समूह बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुटिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुटिका बोलेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं फॉलिकल। इस पुटिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉलिकल बोलते हैं। यानी कि अंडाणुजन में अनेक विभाजन के फलस्वरूप रिजल्टेंट परिणाम क्या हो रहा है, उसके परिणाम समूह कोशिका का एक समूह बन रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यह हमारी फॉलिकल बनी यानी कि पुटिका का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है इस समय एक कोशिका जो पुटिका गुहा के केंद्रीय भाग में स्थित होती है। ठीक है, क्या होगा देखिए, इस पुटिका में एक कोशिका होती है जो पुटिका गुहा के केंद्र की यानी कि सेंटर में स्थित होगी। कहाँ? बिल्कुल मध्य भाग में होगी। केंद्रीय की का मतलब ही होता है कि मध्य भाग में स्थित होती है, जिसका काम क्या है? तो जो बच्चों काम करती है, जो पोषक पदार्थ एकत्रित करती है। क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताइए। कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके लिए क्या करती है कि यह कोशिका उन पदार्थों को एकत्रित करती है यानी कि कलेक्ट करती है, और एकत्रित करके प्राथमिक अंड कोशिका बनाती है। और क्या बनाती है? उन पोषक पदार्थों को एकत्र करके यह प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद की जो घटना होती है, अब समझिए, इस के चारों ओर स्थित कोशिकाएं, किसके चारों तरफ? प्राथमिक अंड कोशिका के चारों तरफ। ठीक है, किसके चारों तरफ? तो प्राथमिक अंड कोशिका के चारों तरफ, ठीक है, स्थित कोशिकाएं चपटी कैसे होंगी? फ्लैट होती हैं, सल्की होती हैं, और पुटिका कोशिकाओं में बदल जाती हैं। जो इसके चारों तरफ की कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होंगी, सल्की पुटिकाएं होंगी, और यह बदल जाती हैं। ठीक है, यह पुटिका कोशिकाओं में बदल जाती हैं। पुटिका कोशिका का मतलब होता है कि जो फॉलिकल की जो सेल्स बनेगी उसमें ये क्या करेंगे बच्चों? बदल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो त्रिस्तर है यानी कि 3 स्तरों वाली त्रिस्तरीय पुटिका कोशिकाओं से घिरी प्राथमिक कोशिका क्या होगी भैया? प्राथमिक कोशिका को पुटिका कहने लगते हैं। इस समय एक त्रिस्तरीय पुटिका कोशिकाओं से घिरी प्राथमिक कोशिका को, पुटिका कोशिकाओं से घिरी प्राथमिक कोशिका को क्या कहते हैं? पुटिका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझ गए कि प्रारंभिक पुटिका का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स इतने स्टेप में पूरा होता है। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि सेकेंड स्टेप जो होती है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल यानी कि प्राथमिक पुटिका। ठीक है, प्राथमिक पुटिका का निर्माण होगा। अब बच्चे हम लोग अब देखते हैं हमारा जो बी पॉइंट है प्राथमिक पुटिका के निर्माण। इससे पहले जो हमारा ए पॉइंट था हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक पुटिका के निर्माण। क्या पढ़ रहे थे? प्रारंभिक पुटिका के निर्माण। अब हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक पुटिका के निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो बी पॉइंट में बच्चों होता क्या है? देखिए, प्रारंभिक पुटिकाओं में वृद्धि बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। चाइल्डहुड जब बचपना होता है, बाल्यावस्था होती है, ठीक है, तभी प्रारंभिक पुटिकाओं में वृद्धि क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसमें पुटिका कोशिकाएं पहले कैसी होती हैं? घनाकार। कैसी होंगी? क्यूबॉइडल होंगी। कैसी? घन के आकार की हो जाती हैं, और फिर बार बार विभाजन करने के कारण उन कोशिकाओं में बच्चों क्या होता है? बार बार विभाजन होता है, और विभाजन होने के कारण उनमें एक से ज्यादा स्तर बन जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले, वैसे कोई पूछता नहीं है कि कितने स्तर बनेंगे, तो बच्चों यहाँ स्तर बनते हैं 6 से 7 स्तर बन जाते हैं। कितने स्तर बनेंगे? 6 से 7 स्तर बनेंगे। ठीक है, अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं तो देखते हैं कि अब यह कणकीय कोशिकाएं कहलाती हैं। अब जब विभाजन के बाद जब अनेक स्तर बन जाएंगे तो ये कोशिकाएं अब कैसी कोशिकाएं कहलाने लगेंगी? तो अब यह कोशिकाएं कणकीय कोशिकाएं कहलाने लगती हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है कि किस पर इन कणकीय कोशिकाओं पर एक आवरण बनता है। एक क्या बनेगा, चारों तरफ से एक आवरण बनेगा इनको ढकने के लिए, और इस पर बने आवरण को कणकीय प्रावरण कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, कणकीय प्रावरण बोलेंगे, यानी कि मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा इसको कहते हैं। कणकीय आवरण को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस अवस्था की पुटिकाओं को क्या कहेंगे, प्राथमिक पुटिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक पुटिका कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक पुटिका कहेंगे, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है। तो अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो सी पॉइंट है। वह कह रहा है कि प्राथमिक के बाद अब क्या होगा, द्वितीयक पुटिका का निर्माण होगा। क्या होगा बच्चों, प्राथमिक के बाद द्वितीयक पुटिका के निर्माण होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल होगा। ठीक है, द्वितीयक पुटिका के निर्माण होगा। और द्वितीयक पुटिका में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए, कणकीय प्रावरण के सबसे आंतरिक स्तर की, कणकीय जो प्रावरण था आपका, उसकी आंतरिक स्तर की कणकीय कोशिका जो होती है, बनी होती है बच्चों जोना पेलुसिरा से चिपक जाती है। ठीक, कणकीय प्रावरण की सबसे आंतरिक स्तर की जो कोशिका होती है वो जोना पेलुसिरा से जाकर चिपक जाती है, और इस स्तर को क्या बोलते हैं, इस स्तर को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे बच्चों, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि कणकीय कोशिकाओं के सबसे बाहरी स्तर पर एक आधार कला बन जाती है। क्या बनती है, एक आधार कला बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुटकीय प्रावरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पुटकीय प्रावरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि थीका, क्या बोलेंगे इसको, थीका फॉलिकुली बोलते हैं। पुटकीय प्रावरण को बोलते हैं क्या, थीका फॉलिकुली बोलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यह पुटिका का आकार जब बढ़ने लगता है, क्या होता है बच्चों, यह पुटिका का आकार बढ़ने लगता है। जब आकार बढ़ने लगेगा तो यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन, पुटिका, यानी कि फॉलिकल जो होती है वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। और दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक होता है थीका एक्सटर्ना और एक होता है थीका इंटरना। क्या होगा बच्चों, दो भागों में विभाजित हो जाती है, और दो भाग कौन होते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि पुटिका के मध्य में, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग मैं बोल रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। पुटिका के मध्य भाग में, पुटिका के मध्य भाग में तरल से भरी हुई गुहा होती है। तरल से भरी हुई एक गुहा होती है जिसको एंट्रम कहा जाता है। पुटिका के मध्य भाग में तरल से भरी हुई एक गुहा होती है जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम कहा जाता है। ठीक है, और स्रावी पुटिका कोशिकाओं का स्राव, जो स्रावी पुटिकाएं होती हैं, जो सेक्रेटरी या सिक्रेटरी फॉलिकल होती हैं। ठीक है, पुटिका कोशिकाओं का स्राव जो होगा, ठीक, स्राव इसी गुहा में भरने लगता है, और इस अवस्था में पुटिका को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि द्वितीयक पुटिका कहते हैं। ठीक, इतनी बात यदि समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, यह जो पुटिका होती है, पुटिका का आकार बढ़ने लगता है तो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे कहते हैं कि थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। फिर इसके बाद क्या होता है कि पुटिका के मध्य में तरल से भरी हुई एक गुहा होती है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो पुटिका होती है उसके मध्य भाग में तरल से भरी हुई एक गुहा होती है, जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंट्रम कहते हैं। ठीक है, और पुटिका कोशिका के स्राव इसी गुहा में भरने लगता है, और इस अवस्था को हम लोग द्वितीयक पुटिका यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो